हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, हमारी आज की जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है महिला सुपरवाइजर। और महिला सुपरवाइजर ये आपकी महिला अधिकारिता की है, जिसमें मैंने आपको टेस्ट सीरीज आपको स्टार्ट करवाई थी कि जो फुल लेंथ टेस्ट है वो हम यहाँ पर करेंगे, और उनका सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा मैं करवाऊंगी, चाहे उसमें मैथ के क्वेश्चन हो, रीजनिंग के क्वेश्चन हो, कोई भी हो। तो ये हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने जो फर्स्ट टेस्ट था उसकी एक क्लास कर ली थी, जिसमें हमने उसके 60 क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास है वो 60 क्वेश्चन से अगले 61वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आपको फर्स्ट क्लास कैसी लगी थी, और अगर वो अच्छी लगी थी तो आपको इस क्लास को कंटिन्यू करना है, और आपको शुरू से लेकर लास्ट तक यानी सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो इसके अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि हमें अच्छे से अभी हमारे पास टाइम है। तो अच्छे से टेस्ट देकर उनका सॉल्यूशन देकर है वो अपनी प्रैक्टिस है वो काफी बेहतर बनानी है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। रोजगार की शर्त, आर्थिक गतिविधि का स्वभाव, उद्यमों का स्वामित्व और उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। अगर हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बात करें तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी उद्यमियों का स्वामित्व है। निजी होता है तो उसमें उद्यमी का जो अपना स्वामित्व होता है, लेकिन जो सार्वजनिक होता है उस पर सरकार का स्वामित्व होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे अपन बढ़े, अगला क्वेश्चन। किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था। राजा राम ने, चामन, गोकुला और इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, राजा राम। राजा राम थे, उन्होंने ये जाट नेता थे जिन्होंने अकबर की कब्र को लूटा था। राइट आंसर ऑप्शन ए। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो अकबर की जो कब्र थी ये कहाँ थी। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन अपना। भारत में आधुनिक प्रेस की स्थापना विलियम बोल्ट के द्वारा कब की गई। 1866 में, 1816 में, 1766 में और 1750 में। तो आपका जो राइट आंसर होगा, भारत में आधुनिक प्रेस की स्थापना है वो विलियम वोल्ट के द्वारा 1766 में की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। जब तक मैं आपको राइट आंसर बताती हूं उस तक है आपको क्या करना है, अपना भी क्वेश्चन है भी अपन। आपको क्या लग रहा है कि इसमें कौन सा 1866 होगा, 1766 होगा, वो आंसर आपको टिक कर लेना है। और आपको लास्ट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस हैं वो इसमें राइट अटेम्प्ट हुए हैं। और आप देखना कमेंट में सभी बच्चे अपने अपने बताएंगे तो आपको अपनी प्रैक्टिस और अपना लेवल भी पता चलेगा कि हाँ हमने कितनी तैयारी कर रखी है। आगे अपन बढ़े, अगला क्वेश्चन। कितनी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये आपका इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 बार। 3 बार है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगर आपसे पूछ ले कि जो आपके राष्ट्रीय कांग्रेस को उसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसको 1985 में हुई थी। ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। देश की सबसे बड़ी सहकारी आनंद डेयरी कहाँ स्थित है। गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में। ये हरियाणा है। और उत्तर प्रदेश में। तो जो आपकी आनंद डेयरी है वो गुजरात में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है। नील्स बोर को, फमी को, आइंस्टीन को और ओपन हेमर को। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा फमी। राइट आंसर ऑप्शन है बी, फमी को जाता है। आपके इस टेस्ट सीरीज में पूरा का पूरा सिलेबस है वो पूरा सिलेबस कवर किया गया है। पूरा सिलेबस कवर किया है, जिसमें आपके जर्नल साइंस के क्वेश्चन भी होंगे, आपके कंप्यूटर साइंस के भी क्वेश्चन होंगे, आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको स्पेसिफिक टॉपिक दिए गए हैं, जैसे क्रांति के बारे में, पुनर्जागरण के बारे में। ठीक है, जैसे रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, वो चीजें आपको स्पेसिफिक दी गई है, और उसकी क्लासेस भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है। तो आप उसी टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो वो क्लासेस जरूर ले लेना। वो छोटी छोटी है, जैसे कोई 10 मिनट की है, कोई 15 मिनट की है, ऐसे वो प्रोवाइड करवाई गई है। और वन लाइनर में उनकी जो पीडीएफ है, उनके नोट्स है, वो भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाए गए हैं।
आगे अपन बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है, 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप की शुरुआत की गई थी, इसका पूर्ण नाम है क्या है? तो सबसे पहले हमें क्या पता हो गया कि जो भीम ऐप है उसकी शुरुआत 30 दिसंबर 2016 को की गई थी। भारत इंटरफेस फॉर मोबाइल, भारत इंटरचेंज मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंट्रा टफ मोबाइल। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सी, भारत इंटरफेस फॉर ए मनी। ये क्या है? वो भीम ऐप की फुल फॉर्म है जो कई बार आपसे पूछ ली जाती है। और ये भी ध्यान रखना कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 में, 30 दिसंबर 2016 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हंटर कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, विश्वविद्यालय की शिक्षा से, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से, ग्रामीण शिक्षा के उन्नयन से। तो आपका जो राइट आंसर होगा, हंटर कमीशन है वो विश्वविद्यालय शिक्षा से रिलेटेड है। कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि अपने भारत का फर्स्ट भाषाई आधार पर बना राज्य कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश है, याद रखना, ठीक है। और ये जो कमीशन की बात आ गई, तो हंटर कमीशन हो गया, ली कमीशन हो गया, इन चीजों का भी ध्यान रखना कि कौन से कमीशन या आयोग से, किस आयोग का वह गठन हुआ है, वो इंपॉर्टेंट होती है चीजें। आपके यहाँ राजस्थान की चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आर्ट एंड कल्चर हो, राजस्थान का करंट हो, या फिर आपके राजस्थान से और क्या क्वेश्चन बन सकता है? आपके इको का क्वेश्चन हो, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हैं वो मैं इसमें कवर करवा रही हूँ। वहीं इंडिया का चाहे इंडिया इको हो, आपकी इंडिया हिस्ट्री हो, इंडिया ज्योग्राफी हो, या इंडिया पॉलिटी हो, चाहे राजस्थान पॉलिटी हो, सारा सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। किसी एक वर्ष में अगर 25 अगस्त को अगर बृहस्पतिवार था तो उस महीने में कितने सोमवार थे? 9, 7, 5 और 1। अगर हम इसमें सोमवार की बात कर रहे हैं तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 5 होगा। कि अगर 25 अगस्त को बृहस्पतिवार था तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? 5 सोमवार होंगे, क्योंकि एक तो 25 अगस्त के बाद भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुए थे? 1947 में, 1948 में, 1949 में और 1952 में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, भारत में लोकसभा के लिए प्रथम चुनाव तो हुए थे 1952 में। और जो अभी हाल ही में हुए हैं जिनका रिजल्ट 4 जून को आया है, ये कौन सी लोकसभा के चुनाव थे? ये 18वीं लोकसभा के चुनाव थे। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिलहाल ये हाल ही में हुआ है तो पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, टेलीकम्युनिकेशन की किस तकनीक के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता से संपर्क स्थापित कर सकता है? आपके कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। टेलीमैक्स, वाईमैक्स, चेकमैक्स और एक क्यूमैक्स। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाईमैक्स के आधार पर है। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता से संपर्क स्थापित कर सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी, वाईमैक्स की मदद से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द है। आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन में इस प्रकार है, वो किसी, या तो दे देंगे आपको अक्षर यानी एबीसीडी दे सकती है, ठीक है, कोई नंबर दे देंगे, ठीक है, या फिर जैसे इसमें कोई शब्द दिए हैं उस प्रकार शब्द दे देंगे, और वो आपसे पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा विषम है या फिर इनका किसके साथ है वो संबंध है। जैसे पृथ्वी हो गया, ग्रहिका, उपग्रह और चंद्रमा। तो अगर अपन इनकी बात करें तो ये ग्रह से संबंधित है, लेकिन ये ग्रहिका नहीं है। तो आपका जो विषम होगा वो ऑप्शन है बी हो जाएगा, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक विवाहित जोड़ा है, एक्स और वाई भाई है, ए का भाई एक्स है, बताएं कि वाई का बी से क्या रिश्ता है? अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैंने पहली क्लास में अपन को बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार करना है। बिल्कुल ही इजी वे में आपके 30 सेकंड में क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाना चाहिए। कैसे? अपन को देखना है ए और बी विवाहित जोड़ा है, ठीक है, यानी इसमें ये नहीं पता कि कौन सा पति है कौन सा पत्नी है, लेकिन विवाहित जोड़े को ऐसे दोनों तरफ से एरो के साइन से अपन नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्स और भाई है तो हमें ए बी से संबंध नहीं पता चला, ए का भाई एक्स है। अब ये देखना है, तो ए का भाई एक्स है, यानी ए का भाई एक्स है, तो एक्स है ये क्या है? आपके मेल है, ठीक है। तो मेल को पॉजिटिव से, फीमेल को नेगेटिव से करेंगे, ठीक है। एक का भाई एक्स है, बताए कि वाई का बी से क्या रिश्ता है?
ठीक है। और एक्स और वाई भाई है, ठीक है, यानी ये दोनों भाई है, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब अपन को पता चल गया कि एक्स और वाई भाई है ना, तो ये ए का भी क्या है, भाई है ये दोनों। ठीक है, अब हमें बताना है कि वाई का बी से क्या रिश्ता है, यानी बी से क्या रिश्ता हो गया। तो अगर अपन इसमें दो कंडीशन हो सकती है, अगर ये क्या है, ये आपके मेल है, तो ये होगी फीमेल, यानी बी, बी का वाई है वो क्या हो गया, देवर हो गया, ये भाभी हो गई। ठीक है, अगर अपन इसका उल्टा करें कि जो ए है वो फीमेल है और बी है वो मेल है, यानी ये इसका भाई है, तो बी क्या हो गया, मेल हो गया, तो वाई इसका क्या हो गया, साला हो गया। क्या हो गया, साला हो गया। दोनों कंडीशन हो सकती है, साला या देवर। तो आपका राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ही दे रखा है, ऑप्शन है ए, या तो साला होगा या देवर होगा। तो जो मैंने ये आपको समझाया है, ये आपके 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन समझाने में एक मिनट का टाइम में लग गया। इस प्रकार हमें क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं रीजनिंग के। काफी सारे जो ये रक्त संबंध वाले क्वेश्चन है, काफी सारे जो स्टूडेंट है इसमें डाउट में आ जाते हैं कि पहले ए बी का दे रखा है, फिर एक्स वाई कहां से आ गया, इनका वो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाते। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को है वो सम्मिलित है वो किया गया था, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। 41वें संविधान संशोधन, 42वें, 43वें और 44वें संविधान संशोधन में। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बी, 42वें संविधान संशोधन में है वो मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। अब आप बताओ कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो इनको जोड़ा गया था आपके स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे अपन बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन है, कपाट का संबंध किससे है, कपाट का संबंध किससे है, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से, कंप्यूटर हार्डवेयर से, निर्यात वृद्धि हेतु परामर्श सेवा से, बड़े उद्योगों में प्रदूषण के नियंत्रण से। तो आपका जो राइट आंसर होगा, कपाट का जो संबंध है वो है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। अपन बढ़ेंगे आगे, और अगला अपना क्वेश्चन रहने वाला है, अल्पकालीन विदेशी ऋण किस अवधि तक के ऋण को कहा जाता है, अल्पकालीन विदेशी ऋण। ठीक है, 6 माह तथा उससे कम, 1 वर्ष की अवधि तक, 3 वर्ष तक की अवधि तक, या फिर 5 वर्ष की अवधि तक। अगर अल्पकालीन विदेशी ऋण की बात करें तो ये 1 वर्ष की अवधि तक के ऋण को कहा जाता है, 1 वर्ष तक की अवधि। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़े अपन अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विषम को चुनिए, सेंटीमीटर, लीटर, मील और गज। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, ऑप्शन ए बी, लीटर। अब ये देखिए कि इसमें सेंटीमीटर हो गया, मील हो गया, गज हो गया, इसमें विषम किसको चुना गया है, लीटर को चुना गया है, क्योंकि ये क्या है, ये एक द्रव पदार्थ की क्या है, आपके मात्रा है। आगे अपन बढ़े अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, 1993, 92, 88 और 1990। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1988 में की गई थी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन, सेबी के कार्यों में सम्मिलित है, स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करना, शेयर बाजारों से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना, प्रतिभूतियों के अतरंग व्यापार को नियंत्रित करना, या उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे काम किसके हैं, सेबी के हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे अपन बढ़े अगला क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था, मोरक्को से, फ्रांस से, तुर्की से और मध्य एशिया से। तो अगर इब्न बतूता की बात करें तो ये आया था मोरक्को से, मोरक्को। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कठोरतम धातु है, कौन सा कठोरतम, सोना, लोहा, प्लेटिनम और टंगस्टन। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है
सी प्लेटिनम है वो सबसे कठोरतम धातु है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। परमाणु के नाभिक में होते हैं, ये जनरल साइंस के क्वेश्चन आपके 3 से 4 क्वेश्चन लगातार यहाँ पर मैंने लगाए हैं ताकि आपके अच्छे से भी इनकी भी प्रैक्टिस हो जाए। परमाणु की नाभिक की बात करें यानी उनके केंद्र की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन तथा रेडॉन होते हैं। तो रेडॉन तो क्या है, एक अकेरिया गैस है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सी हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। क्यों, क्योंकि जो ये परमाणु है और परमाणु का जो ये नाभिक होता है इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये नाभिक के चारों ओर है, इसकी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इनका आप ध्यान रखना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे आपको पूछा जाता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चेडविक ने, रदरफोर्ड ने, बोर ने, न्यूट्रॉन ने। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए चेडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज है वो किसने की थी, चेडविक ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में रोग निम्न में से किस एक जीवन के कारण होता है, मानव शरीर में रोग निम्न में से किस एक जीवन के कारण होता है। इसमें अगर देखें, जीवाणु, विषाणु, मच्छर और प्रोटोजोआ, इसमें शायद थोड़ा सा कोई मिस हुआ है। मानव शरीर में रोग निम्न में से किस एक जीवाणु के कारण होता है, ये थोड़ा सा मिस दिया गया, इसमें कुछ एक चीज टाइपिंग में थोड़ा सा इसमें किया गया। चलो अगले पे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है किससे, खाली आंख द्वारा, कंपाउंड दूरबीन द्वारा, हैंडलेंस द्वारा और इलेक्ट्रॉन दूरबीन द्वारा। इसकी बात करें तो जो सूक्ष्म जीवाणु यानी जो बैक्टीरिया होता है उसको कंपाउंड दूरबीन द्वारा देखा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है। यानी हमें इस एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन का पता चल गया कि जब परमाणु बम का सिद्धांत है यानी परमाणु बम है वो किस सिद्धांत पर बनाया जाता है, तो वो नाभिकीय विखंडन पर बनाया जाता है। हाइड्रोजन बम की अगर हम बात कर लें तो जो हाइड्रोजन बम है वो किस सिद्धांत पर बनता है, ड्यूरेनियम का नाभिकीय संलयन, थोरियम का नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोगेंस वाले बम का विस्फोट, डायनामाइट तथा टीएनटी का विस्फोट। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्यूरेनियम का नाभिकीय संलयन। यानी जो हाइड्रोजन बम होता है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनता है, नाभिकीय संलयन से बनता है। तो ये आप याद रख लेना, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर, हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पर। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। दूरबीन का आविष्कार है वो किसने किया था, गैलीलियो ने, गुटेनबर्ग ने, एडिसन ने और ग्राहम बेल ने। तो राइट आंसर सभी को पता है क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गैलीलियो ने इसका आविष्कार किया था। आगे अपन बढ़े, अगला क्वेश्चन। संघीय कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, संघीय कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 151, 52 से 78, 52 से 81, अनुच्छेद 52 से 79। तो अगर हम संघीय कार्यपालिका की बात करें तो इसका जो विस्तार है या फिर उल्लेख है वो आपके अनुच्छेद 58 से 78 में दिया गया है, 52 से 78 में। राइट आंसर ऑप्शन है बी। अनुच्छेद 52 में क्या है आपके, कमेंट करके बताना। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है वो अपने भारत के उपराष्ट्रपति के समान ही है। अगला, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों में, 30 दिनों में, 6 महीनों में, 2 महीनों में और एक वर्ष में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 6 महीनों में राष्ट्रपति का जो खाली स्थान है वो भर लिया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, जब केवल राज्यसभा स्तर में हो,
केवल लोकसभा ही स्तर में हो, जब राज्यसभा है लोकसभा दोनों स्तर में हो, और जब दोनों स्तर में न हो। इसने पूछा क्या है, अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जब दोनों ही सत्र में है तो अध्यादेश वो जारी नहीं करेगा। अब आता है क्वेश्चन असत्य का, कि इसमें से कौन सा कथन हमें असत्य दिया हुआ है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती राज्यसभा में। ठीक है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है। यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित तो ऐसे निर्णय के पूर्व है उनके द्वारा संपन्न होगा। उपरोक्त सभी तो असत्य कथन तो है वो है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय कोई विवाद होता है तो वो निर्वाचन आयोग है नहीं देखता। कौन नहीं देखता, निर्वाचन आयोग नहीं देखता। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़े, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। निर्वाचक मंडल के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा और संसद के द्वारा। तो इसमें तो आप सभी को पता है कि उस टाइम क्या थे, संविधान सभा थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति थे, उनका जो चुनाव है जो उनका किया गया था संविधान सभा के द्वारा किया गया था। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 70। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति की शपथ दी हुई है। और अगर 55 पूछ ले तो 55 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 55 से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने पिछली जो हमारी जो आपके 60 क्वेश्चन थे उसमें 3-4 क्वेश्चन में इसे लेके आई थी। 52 में क्या होता है कि एक राष्ट्रपति होना आवश्यक है, 61 में क्या है, महाभियोग है, 60 में शपथ है। तो इन चीजों का याद रखना। 72 में क्या है, समाधान की शक्ति है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। 71, 77, 67 और 72। 72 में तो क्या है, आपके क्षमादान की शक्ति है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, 70 में। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है। क्वेश्चन आता है रीजनिंग का, एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है वह अनुपम नीचे से 18वां है। यदु सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है तथा शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं होंगे। कैसे, इसमें बोला है कि शैलेश ऊपर से 7वां है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7वां कौन सा है, शैलेश है। आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो, और एक तरीका और है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। इसने बोला है अनुपम नीचे से 18वां है, अनुपम है वो नीचे से क्या है, 18वां। कौन है, अनुपम। अनुपम, ठीक है। अब इसने पूछा है सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, 2 श्रेणी यानी 1 और 2, तो 18 अनुपम हो गए। ठीक है, 19, 20, 20 फेर पर कौन आ गया, सुरेश आ गया। 20 पर सुरेश आ गया। अब बोला है तथा शैलेश 15 श्रेणी नीचे है, अनुपम है वो शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है। ठीक है, अगर 15 श्रेणी अपन करते हैं कि जो यहाँ पर शैलेश 7वें स्थान पर है, ठीक है, 7 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कि नीचे है, यानी शैलेश है, शैलेश से सुरेश नीचे है। तो सुरेश का ऊपर से देखें, नीचे से तो हो गया 20वां स्थान, ठीक है, ऊपर से आपके 7 और 15, 22वां स्थान। ठीक है, 22वां स्थान कितने हो गए, 2, 42 हो गए। ठीक है, अब अपन ने सुरेश को ऊपर से भी गिन लिया, नीचे से भी गिन लिया, लेकिन वो एक ही स्थान से गिना जाएगा ना, तो इसमें से एक अपन घटा दें, कितने हो गए, 41 हो गए। तो ये आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन है सी। इस प्रकार आप देख सकते हो। आपको सिर्फ ये देखना, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप इन ये जो लाइनें बनाकर है, नीचे से 18 लाइनें बना ली, ठीक है, फिर इनको गिनकर भी आप कर सकते हो। लेकिन आप थोड़ा सा समझ लेना, एक बंदे का है वो ऊपर और नीचे दोनों से स्थान निकाल लेना, और फिर उन दोनों स्थान को जोड़कर उसमें से एक घटा देना, क्योंकि कभी भी बंदे को दो जगह नहीं गिना जाता, एक ही जगह गिना जाता है। तो शैलेश ऊपर से 7वां है, और शैलेश से 15 श्रेणी नीचे कौन है, सुरेश, यानी
आप देख सकते हो कि ऊपर से सुरेश का स्थान कौन सा आ गया। सुरेश का स्थान हो गया 7 और 15 22। ठीक है। नीचे से बताया गया है कि जो अनुपम है वो नीचे से 18वां है और सुरेश अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है। यानी नीचे से अगर अपन बात करें तो आपके जो सुरेश है उसका 20वां स्थान, टोटल कितने हो गए 42 है। अब सुरेश को अपन ने 22वें स्थान पर भी गिन लिया, 20वें स्थान पर, तो इसमें से एक अपन निकाल देंगे तो राइट 41। ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर वही आपके रक्त संबंध वाले क्वेश्चन आ गए। पी क्यू का भाई है, पी है वो क्यू का भाई है, यानी पी का पता चल गया इसका जेंडर क्या है। आर है वो क्यू की माँ है, क्यू की माँ यानी पी की भी माँ होगी, तो आर है वो यहाँ पे आ जाए माँ है, यानी इस पे नेगेटिव लग जाएगा। एस है वो आर का पिता है, एस आर का पिता है, तो आर का पिता हो गया एस, यहाँ पे लगा दिया, ये पिता है। टी है वो एस की माँ है, टी एस की माँ है, तो इस पे टी लिख लेंगे और वो एस की माँ है, यानी नेगेटिव लग जाएगा। बताए कि पी का टी के साथ क्या रिश्ता होगा, इसका क्या रिश्ता होगा। तो इसमें आप एक चीज देखो, पी क्यू का भाई हो गया, क्यू की माँ आर है, आर का पापा एस है, एस की माँ टी है, तो यानी ये 3 पीढ़ियों में आपका चला गया, 3 से 2 पीढ़ियों में चला गया। ठीक है। तो अब इतने में हो गया, इसमें तो पड़ पोता पड़ दोइता इस यही बात आनी है। ठीक है। पोता पोती ये तो होनी नहीं, क्योंकि ये 3 पीढ़ियों पे चला गया है। तो आपका जो राइट आंसर इसमें आप यही देख लो क्या हो जाएगा, ऑप्शन है बी हो जाएगा। अब इसमें आपके वो कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि पी का हमें पता है ये क्या है, आपके मेल है, तो पड़पोता ही होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे अपन चले, अगला क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है, इसमें देखें, बी व बी और सी का भाई ए है, बी और सी का भाई ए है, यानी ए इन दोनों का भाई है, लेकिन इनका हमें नहीं पता ये बहन है या भाई है, तो ये लग गया। सी की माँ डी है, सी की माँ डी है, ये हो गया। ए के पिता ई है, ए के पिता ई है, यानी डी के हस्बैंड कौन है, आपके ई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन आता है, नहीं होगा, यानी अब हमें चारों है, चारों के चारों क्या करने पड़ेंगे, इसमें देखने पड़ेंगे। ई का पुत्र बी है, तो ई का पुत्र बी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकते हैं। बी का पिता ई है, बी का पिता ई है, बिल्कुल सही है। डी का पति ई है, डी का पति ई है, बिल्कुल सही है। डी का पुत्र ए है, डी का पुत्र ए है, ये भी सही है। लेकिन इसका क्या है कि हमें बी का ये नहीं पता, जेंडर नहीं पता, तो हम ये नहीं कह सकते कि पुत्र है, हो सकता है पुत्री भी हो, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि ये नहीं होगा। ठीक है। इस प्रकार हमें छोटा सा डायग्राम बनाना है, तो इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले हमें किस प्रकार से भी हम तुरंत उसका जवाब दे देंगे। अगला क्वेश्चन, एक औरत का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, इनकी माँ के पति की बहन मेरी मौसी है। उस औरत का व्यक्ति से क्या संबंध था। अगर हम देखें इस चीज में कि उस औरत का व्यक्ति से क्या रिश्ता था। ठीक है। अब आप देखिए, उसने बोला इनकी माँ के पति की बहन, यानी किसी औरत है उसकी माँ है, यानी मान लीजिए एक औरत है, उसकी माँ, माँ के पति यानी पिता हो गए, पिता पति की बहन, पति की बहन यानी बुआ हो गई, बुआ मेरी मौसी है, क्या है, इसकी बुआ है वो मेरी मौसी है, यानी इसकी भी एक बहन और हो गई, और उसका बेटा क्या हो गया, ये है, व्यक्ति है। ठीक है। बुआ, ये भी फिर इस लड़की की क्या हुई, एक की क्या हुई, बुआ ही हुई। ठीक है। तो बुआ हो गई, ये पिता हो गया, तो इस व्यक्ति की ये बुआ, ये जो माँ है, ये इसकी मौसी हो गई, ये इसके क्या हो गए, मामा हो गए, और ये मामी हो गई, ये इनकी ममेरी क्या होगी, बहन हो गई। तो यहाँ पर क्या आएगा, चाची माँ चचेरी ममेरी, ऑप्शन डी, ममेरी बहन हो गई। तो इस प्रकार भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बस आपको छोटा सा डायग्राम में बनाना होता है। आगे अपन बढ़े, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या है, सबसे पहले दवा, रोग की पहचान, परामर्श, बीमारी, स्वास्थ्य लाभ और डॉक्टर। अब अपन को इसको क्रम में लगाना है, तो आप देखिए सबसे पहले क्या आती है, बीमारी होगी, सबसे पहले होगी बीमारी, फिर अपन जाएंगे डॉक्टर के पास, यानी 6 नंबर पर। ठीक है। तो इसमें देखिए तो 6 नंबर, एक तो ए ऑप्शन है,
एक बी ऑप्शन है, एक डी है, तो यानी सी को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब अपन अगर आगे देखें। पहले बीमारी होगी, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर के पास जाने के बाद है रोग की पहचान होगी, डॉक्टर रोग की पहचान करेगा, यानी 4 6 2 आ जाएगा। 4 6 2 आ जाएगा। अगर ये देखिए अपन 4 6 2, तो ए में, बी में नहीं है, सी डी में नहीं है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो गया। अब अपन देखें, बीमारी हो गई, डॉक्टर के पास चले गए, रोग की पहचान हो गई, रोग की पहचान होने के बाद है वो क्या होगा, डॉक्टर परामर्श देगा। ठीक है, परामर्श देने के बाद है वो दवा देगा, दवा देने के बाद क्या, दवा खाएंगे और उसका लाभ होगा, यानी स्वास्थ्य में लाभ होगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है ए। तो इस प्रकार आपको रीजनिंग के क्वेश्चन है वो सोल्व करने होते हैं। तो ये हमने फर्स्ट टेस्ट के 100 क्वेश्चंस वो कर लिए। आपको टेस्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आपको जो समझाने का तरीका है मेरा वो कैसा लगा, आपको क्या ये क्लास है, ये टेस्ट है वो हेल्पफुल लगा, कमेंट करके जरूर बताना। क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और आप लाइक करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।